हेलो दोस्तों, हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लाइमेट चेंज। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि पहली वाली वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं थी। और दूसरा है कि यार मैं ना दोस्तों चाह कर भी ना आसपास वाली नॉइस कम नहीं कर पा रहा। तो अगर चाहते हैं आप कि आवाज़ क्लियर सुनाई दे तो कोशिश करिए ईयरफोन या हेडफोन के बगैर सुनिए वीडियो को। ठीक है जी। तो क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी, भी क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, इसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। वेदर वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की स्टेट मतलब उसमें रेनफॉल है, क्लाउड हो रही है या नहीं है, हीट कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह का स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय, जैसे हम कहते हैं ना आज की वेदर रिपोर्ट, न्यूज में आता है आज का मौसम का हाल, तो वो उस समय का एटमॉस्फेयर का स्टेट होती है विद रिगार्ड्स टू वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर हम उसमें डिस्कस करते हैं? क्लाउडीनेस, क्या बादल छाए हुए हैं, नहीं है, कम है, कितने हैं, हीट, वाइंड, हवा किधर से किधर बह रही है, रेन होने की संभावना है, मौसम खुश्क रहेगा नहीं रहेगा, ड्राइनेस वगैरह। तो जब हम मौसम का हाल देखते हैं तो यही चीजें बताते हैं बंदे, न्यूज वाले। तो इसे कहते हैं वेदर, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस, है ना, एट ए पर्टिकुलर टाइम। ये बात होगी। वेयर इज, पर क्लाइमेट क्या है? इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ ए रीजन्स वेदर इवेंट्स। किसी एरिया में उसका वेदर कैसा है, उसका लॉन्ग टर्म एवरेज, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम या प्लेस का नहीं, अमूमन उसका वेदर कैसा है। जैसे हम कहें कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल है, कह दिया। चाहे एक पर्टिकुलर डे में बारिश होने की संभावना हो, नहीं होने की संभावना हो, आंधी चलने की संभावना हो, एक पर्टिकुलर डे का क्या हो गया वेदर, पर्टिकुलर टाइम का हो गया वेदर। पर अमूमन आमतौर पर लॉन्ग टर्म वेदर को क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ये बात हो गई। क्लाइमेट चेंज इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट चेंज को पढ़ते हैं सिंपली। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे कह देते हैं क्लाइमेट चेंज। दैट इज लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म चेंज हो रही है। तो देखो ना, चक्कर ये है कि पूरे विश्व का जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के वेरियस जो डिटर्मिनेंट्स या वेरियस उसके, जैसे एक डिमेंशन दूसरा डिमेंशन, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बड़े लेवल पर कुछ भी चेंज आएगी तो हमको खतरा होगा, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। ऑल्दो क्लाइमेट इज चेंजिंग सिंस द बर्थ ऑफ अर्थ। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से क्लाइमेट चेंज होता रहा है। आप देखना, कभी आइसेज, है ना, हिमयुग, तो कभी बारिश ही होती रही। तो ऐसे कई प्रकार की चेंजेस हुई है ह्यूमन अर्थ की हिस्ट्री में। तो अगर चेंजेस हो रही हैं तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? वो इसलिए कि जो अब की चेंजेस है वो इंसान ने पैदा की है, और इंसान बहुत कम समय में बहुत अधिक चेंजेस, बदलाव ला रहा है। बट क्लाइमेट चेंज इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना, दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा चेंज हो रहा है हम उसको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान ने इतने पंगे ले लिए। ठीक, तो उस हिसाब से हम अडेप्ट नहीं हो पाए, नेचर अडेप्ट नहीं हो पाई, तो हमको फिर गड़बड़ हो रही है। ये देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली इन द पास्ट 150 ईयर्स, पिछले 150-200 सालों में हमने इतनी अपनी एक्टिविटी से क्लाइमेट को चेंज कर दिया। सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज बिगन, तो जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ हमने जैविक ईंधन फॉसिल फ्यूल्स को इतना बर्न किया कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक रिलीज कर दी। हैव इंक्रीज द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमने क्लाइमेट चेंज का जो गति है, रफ्तार है, वो बहुत बढ़ा दी इंसान ने।
तो ये नेचुरल रूप से नहीं हुआ। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। ये बात है, देखो एग्जाम में क्या करना ना, आपने एक बार लिखनी है टर्मिनोलॉजी, बाद में ना ऐसे ब्रैकेट में ऐसे CC GW लिख देना है और पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी दोबारा नहीं लिखनी, ये कीवर्ड लिखने हैं मेंस में आपने, ठीक है जी। अब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ना काफी इंटरचेंजिंग रूप से यूज होते हैं, पर इनमें फर्क है। ग्लोबल वार्मिंग नाम क्या है इसका, ग्लोबल लेवल पर वार्मिंग हो रही है, इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। अर्थ का क्लाइमेट गर्म हो जाता है, किसी खास टाइम या जगह की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अर्थ का क्लाइमेट गर्म हो रहा है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो मेन कल्प्रिट कौन है, इंसान की एक्टिविटीज ही। पर्टिकुलरली सिंस द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज सिंस पास्ट 150 ईयर्स, पिछले 150 सालों में ये बात हो रही है, ठीक है जी। मेन रीजन क्या है इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे जैविक ईंधन है उसका जलाना इसका मेन रीजन है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, बेसिकली उसमें क्या है, कार्बन। फॉसिल फ्यूल क्या, हमारा ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। तो इससे कार्बन जब जलती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। These gases absorb solar radiations and warm the atmosphere। तो एटमॉस्फेयर में जब ये गैसेस होंगी तो वो सूरज की किरणों को अब्सॉर्ब कर लेंगी, तो फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। Although the global warming and climate change terms are used interchangeably, चाहे हम दोनों को बदलकर यूज कर लेते हैं, पर इनमें टेक्निकली इनमें फर्क है। बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू। वो क्या है, देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्लोबल वार्मिंग का कौन करता रहता है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान। वेयर इज क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय बोथ ह्यूमन एंड नेचुरली कॉज्ड वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज इंसान के द्वारा भी और ह्यूमन के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है जी। ये लाइन आपने समझ लेनी है। क्लाइमेट चेंज इज ए ब्रॉडर टर्म एंड ग्लोबल वार्मिंग इज इट्स मेन कॉज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उससे क्लाइमेट चेंज होने लग गया, रेनफॉल कम अधिक होने लग गई, नदियों में बाढ़ आने लग गई, ग्लेशियर मेल्ट होने लग गए, सी लेवल राइज होने लग गया, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग मेन कारण है। पर ध्यान से देखा जाए, अगर मान लो नीचे से वोल्केनो फूटा, ठीक, कितना बड़ा वोल्केनो फूटा, तो उसने पूरे एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया, पार्टिकुलर सस्पेंड कर दिए। तो कुछ समय के बाद अर्थ में ठंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल जमा किए वो सोलर की इनकमिंग रेडिएशंस को, ठीक है, बैक रिफ्लेक्ट कर देती है, धरती तक हीट आने नहीं देती। तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा काफी, धरती में क्लाइमेट ना कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो कहने का मतलब वोल्केनिक एरप्शन लार्ज स्केल पर वो भी क्लाइमेट चेंज पैदा कर सकता है। तो क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर टर्म है और ग्लोबल वार्मिंग उसका एक कॉज है, एक मेन कॉज है, और भी कई कॉज है। तो ये फर्क हो गया, ये चीजें आ जाती हैं जी, मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। मेन मैकेनिज्म फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन मैकेनिज्म क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। भी कैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए ना पहले ग्रीन हाउस क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर उससे जो इफेक्ट है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या है ये ग्रीन हाउस, देखो जी, ठंडे एरिया में ना जहाँ पूरी बर्फ ही है आसपास, तो वहां अगर आपने खेती करनी है, तो अगर आपने ऐसे थोड़ी सी बर्फ पीछे हटाकर कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, मतलब वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लगा दिए, वेजिटेबल्स लगा दी, पर सूरज की किरणें तो बहुत कम आ रही हैं। तो क्या किया जाता है कि जहां शीशे का, ग्लास का ऐसे दीवारें और छत बना दी जाती हैं, ठीक। तो सूरज की किरणें जब आएंगी ना, तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस
इसमें से पास हो जाती है, पास हो गई, और कुछ रेडिएशन यहाँ पर अब्जॉर्ब कर जाएंगी। तो जब अब्जॉर्ब कर गई तो बाकी जो रिफ्लेक्ट होंगी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी कम। तो जो कम फ्रिक्वेंसी वाली है रेडिएशन, वो इस ग्लास सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाती। जब बहुत कम क्रॉस कर पाती है तो कहने का मतलब हीट इसमें ही ट्रैप हो जाएगी। तो हमने सूरज की कम रोशनी को भी कैद करके अपने मुनाफे के लिए यूज कर लिया। तो इस हाउस को कहते हैं ग्रीन हाउस। ऐसा हाउस बना लिया जहां पर अंदर हम ग्रीनरी पैदा कर रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं। ठीक, तो इस इफेक्ट को कह देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर इस ग्लास हाउस की जगह कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हों तो वो भी तो सूरज की किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं जो वापस जा रही हैं। तो इफेक्ट वो भी क्या है, गर्मी वाला पैदा करती है। तो बस इसलिए इसका नाम हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। देख लेते हैं, ये देखिए, एक ग्रीन हाउस इज ए बिल्डिंग मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे की बनी होती है, मीन्स एन एनक्लोजर हुज वॉल्स एंड रूफ आर मेड अप ऑफ ग्लास, जिसकी दीवारें और छत क्या है, शीशे की बनी होती है, मीन वो ट्रांसपेरेंट है। These walls trap outgoing sun's radiations from the inside of the enclosure. तो जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही रेडिएशंस है उनको आपस में अब्सॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है जी, thus causing warm inside even during winter and at night. तो इस हिसाब से क्या है, अंदर वो गर्मी पैदा कर देते हैं। ठीक, चाहे नाइट हो तो भी वो एरिया गर्म रहता है क्योंकि उसने हीट बाहर जाने नहीं दी। चाहे सर्दियों का मौसम हो तब भी वो उसको अंदर हीट रखता है बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसने हीट बाहर जाने नहीं दी। These greenhouses are used to grow plants, for example, tropical flowers and vegetables. तो फ्लावर्स और वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो करने के लिए ऐसे हाउस यूज किए जाते हैं। ये बात होगी। सिमिलरली ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, द गैसेस इन द एटमोस्फियर एक्ट्स एज ग्लास एंड ट्रैप्स आउटगोइंग रेज। तो इसी प्रकार जो गैसेस हैं वो ऐसे ग्लास का काम ही करती हैं और आउटगोइंग रेज को ट्रैप कर लेती हैं, या हम कह दें हीट को ट्रैप कर लेती हैं। दीज गैसेस विच ट्रैप हीट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो उनको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। आप फोटो से समझ लेते हैं जी ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ये सूरज है, सूरज की किरणें आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है जी। तो कुछ तो इनकी रिफ्लेक्ट वाली वापस चली गई, पर कुछ है क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इनको अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो पूरा ये एटमॉस्फेयर वगैरह को हमारे क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ये बात हो गया, हो गई। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में क्या होता है, अर्थ सरफेस वार्म्स अप बाय सनलाइट। तो अर्थ का सरफेस सूरज की किरणों से गर्म हो जाता है, ठीक है जी। फिर एट नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट, जब सूरज की किरणें आ नहीं रही, द अर्थ सरफेस कूल्स। तो अर्थ का सरफेस क्या है, ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है, रेडिएशन या हीट निकालकर, एंड रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज करता है, ठीक है जी। सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें वो क्या करती हैं, इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। सारी की सारी चाहे नहीं, पर काफी हद तक कुछ इनको ट्रैप कर लेती हैं। दिस ट्रैप्ड हीट कीप्स अवर अर्थ वार्म। तो इससे क्या है, हमारा अर्थ गर्म रहता है, गर्म रहती है हमारी अर्थ। एंड कोजी, कोजी मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, ठीक ठाक सी। दैट इज मेंटेन टेम्परेचर अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस और 58 डिग्री फारेनहीट ऑन एवरेज। तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन मेंटेन रखती है। दिस मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अवर प्लैनेट। तो इससे क्या है, हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी धरती बहुत ठंडी हो जाए, 14 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाए पहले से, तो उससे फिर लाइफ नहीं बन पाएगी अर्थ में। तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है? तो आपने कहना नहीं नहीं, ये तो बहुत गर्म करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना वहां पर। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है, नेचुरल रूप से हमारी अर्थ को जो वार्म रखता है और लाइफ को पॉसिबल बनाता है। हुआ क्या है कि इंसान ने इस इफेक्ट को बढ़ा दिया है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। बट दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बीइंग चेंज्ड और अटेन्युएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज।
ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज के द्वारा इस नेचुरल प्रोसेस को और गड़बड़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग और कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज एडिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, तो जब हम इतना अमाउंट में इनको बर्न कर रहे हैं तो काफी अमाउंट में CO2 एटमॉस्फेयर में हम ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है जी। अदर मेजर कॉजेज इज द आर द डिफॉरेस्टेशन। अदर मेजर कॉज इज द डिफॉरेस्टेशन। एक डिफॉरेस्टेशन मतलब हम जंगलों को काट रहे हैं, वो भी इसका एक मेन कारण है। किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट का। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, कैसे देखो, विच रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन। तो जब हम पेड़ काट देते हैं तो उनके अंदर जो स्टोर कार्बन है, इवन तक कि मिट्टी में स्टोर कार्बन है, तो कैसे कैसे वो रिलीज हो जाता है। तो हमने जो स्टोर्ड कार्बन सिस्टम में था, जिससे पेड़ों की टहनियां हैं, पत्ते हैं, ये कार्बन ही तो है। तो जब हमने इसको काट दिया, ठीक, तो एक हिसाब से हमने जो स्टोर कार्बन है वो सिस्टम में रिलीज कर दिया, क्योंकि इन लकड़ियों को हम जलाएंगे, कुछ ना किसी तरह उपयोग करेंगे, तो सिस्टम में कार्बन आएगा, एक बात। और दूसरा, रिड्यूसेस कार्बन स्टोरेज। तो जो पेड़ थे क्या करते थे, तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एटमॉस्फेयर से CO2 को अब्जॉर्ब करते थे। तो जब CO2 को अब्जॉर्ब किया तो क्या है, एक हिसाब से उन्होंने कार्बन को स्टोर किया। ठीक है जी। तो कार्बन को स्टोर कर लिया तो अपने लिए फायदा कर लिया। ठीक है ना, मीन सिर्फ हमारे लिए फायदा कर दिया। पर अब क्या है, स्टोरेज भी कम होगी और जो ऑलरेडी स्टोर था वो क्या है, रिलीज होने लग गया। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। आगे है जी मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू मोर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या पोलर आइस। तो जो हमारे पोल पर आइस जमी हुई है, जब पहाड़ों पर ग्लेशियर में आइस जमी हुई है, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज्यादा पिघलेगी। अच्छा जी, जब ज्यादा पिघली तो ज्यादा नदियों में पानी आएगा, दस देयर विल बी फ्लडिंग। तो पहले पहल नदियों में काफी फ्लड आ जाएगा। एंड एडिशन ऑफ मोर वाटर इनटू द ओशियन और सी। तो सागरों, महासागरों में ज्यादा पानी ऐड हो जाएगा। दिस विल लीड टू सी लेवल राइज। तो उससे क्या होगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल आल्सो लीड टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो हमको पता है कि गर्म होने से चीजें फैलती हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ गया तो समुद्र के पानी का टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो वो क्या है, एक्सपैंड करेगी। पानी एक्सपैंड किया, दिस दस अल्टीमेटली लीडिंग टू सी लेवल राइज। तो इससे भी क्या है, सी का लेवल बढ़ जाता है। ये एक बात हुई। अच्छा जी, ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। जो एटमॉस्फेयर का फिनोमिना है, जैसे रेनफॉल पैटर्न वगैरह है, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पैटर्न, नेचुरल पैटर्न जब चेंज होंगे बड़े लेवल पर तो दिक्कतें आएंगी। इनिशियली देयर विल बी फ्लडिंग ड्यू टू इंक्रीज आइस मेल्टिंग। तो जब ग्लेशियर की आइस मेल्ट करेगी, एकदम नदियों में पानी आ जाएगा ज्यादा, तो शुरुआत में क्या होगा, फ्लड होगा। तो कुछ सालों तक बाढ़, नदियों में पानी ज्यादा रहेगा और बाढ़ की सिचुएशन बनी रहेगी। वंस ग्लेशियर्स आर एग्जॉस्टेड ऑफ आइस। तो जब ग्लेशियर में बर्फ पिघल गई सारी, तो फिर क्या होगा, कंडीशंस ऑफ ड्रॉट विल फॉलो। तो तब सूखा पड़ जाएगा बाद में। तो पहले क्या होगा, फ्लड आएगा नदियों में, बाद में क्या है, सूखा पड़ जाएगा। अच्छा जी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। फॉर एग्जांपल हीट वेव्स, हरिकेन्स एक्सेट्रा। तो जो हीट वेव्स है, गर्म हवाएं, ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, ठीक, चक्रवात वगैरह आ रहे हैं, तो ये चीजें चल रही हैं, हो रही हैं ये चीजें। तो इसका मेन कारण एक क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो उनकी फ्रिक्वेंसी मतलब आने की, उनके इंसिडेंट मीन कम समय में अधिक आएंगे, अब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। इंटेंसिटी, उनमें क्या है, ज्यादा ताकत होगी। सिवियरिटी, वो ज्यादा नुकसान करेंगे, एक्सट्रीम इवेंट्स। अच्छा जी, आगे है जी हैबिटेट लॉस मेनली ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो ग्लेशियर में भी कई प्रकार के अपना नेचुरल जीव जंतु रहते होंगे, जो कि ग्लेशियर में ही ज्यादा रहते हैं। तो जब ग्लेशियर मेल्ट कर गए तो उनको नुकसान। अच्छा जी, जब ग्लेशियर मेल्ट कर गए, सी लेवल राइज कर गया, इनअंडेशन ऑफ कोस्टल एरियाज होगी। तो जो कोस्टल एरिया है उसमें पानी बढ़ जाएगा, ठीक।
सी लेवल राइज होने के कारण। तो ये भी क्या है, हैबिटेट को लॉस कर देगा, ठीक है जी, मतलब रहने की जगह। और जब इतना पानी बढ़ जाएगा, आपको पता है बरसातों में कितनी मच्छर पैदा हो जाते हैं, पानी जमा होने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो वही बात है, इंक्रीज्ड इंसिडेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कॉलरा वगैरह, ठीक है जी। Increase in CO2 will lead to more mixing of atmospheric CO2 into the ocean। तो जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो वो क्या है, ओशन में भी मिक्स हो जाएगी, ज़्यादा मिक्स होगी। तो आपको पता है जब CO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड और सिंपली एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशियन। जिससे कार्बोनिक एसिड बना, एसिड मतलब बन गया समुद्र में, हम कह देंगे क्या हो गया, समुद्र का एसिडिफिकेशन। दिस एसिडिफिकेशन विल लीड टू ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स, जिससे कोरल मर जाएंगे। तो हमने पहले पढ़ा है कि कोरल्स का कितना अपना योगदान है समुद्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए बफरिंग रोल अदा करता है, तो उनको बहुत नुकसान होगा। आल्सो सी वार्मिंग इज हार्मफुल फॉर सी लाइफ। सी लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, कैसे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सारे प्रकार के जीव जंतु उस टेम्परेचर को सह थोड़ी पाएंगे, तो उनके लिए भी हानिकारक होगा। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ प्लैंक्टन्स। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वनस्पति हो, फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, मतलब फाइटोप्लैंक्टन हो चाहे जू प्लैंक्टन हो, उनको भी क्या है, हार्म होगा, नुकसान होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया जी।